नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। बाल अधिकारों का सम्मान, जी हाँ, ये वो सम्मान है जो बहुत जरूरी है आज की पीढ़ी के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य को संवारने की जो कवायद है वो केंद्र सरकार ने अपने हाथों में ले रखी है। और ऐसे में सरकार द्वारा तमाम न्यायिक जो प्रक्रिया है उसको भी किस तरह से और ज्यादा दुरुस्त किया जा सकता है, कैसे बच्चों को और ज्यादा अच्छी शिक्षा व्यवस्था, उनके आने वाले कल की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था, और इस तरह से जो तमाम हम देख रहे हैं कि जो रूपरेखा उनकी रखी गई है वो अपने आप में नए कीर्तिमान रचती हुई नजर आ रही है। और तमाम ऐसे अधिकार हैं जो बाल संरक्षण के लिए, उनके आने वाले भविष्य के लिए, उनको संवारने और निखारने के लिए बेहद जरूरी है। तो इसी पर आज हमारा फोकस है कि कैसे बाल अधिकारों का जो सम्मान है वो उन्हें मिलता हुआ नजर आए, और किस तरह से जो हम देख रहे हैं कि जो दिशा योजना है वो इसमें आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, और बच्चों को और साफ तौर पर जो बाल हैं उनके किस तरह से अधिकारों को और ज्यादा आगे बढ़ाती हुई, उनको संरक्षित और सुरक्षित करती हुई नजर आ रही है। और इसी पर आज हमारा फोकस भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले अपने मेहमानों से आपको मिलवाते हैं, उनसे आपका परिचय करवा दें। सबसे पहले हम मिलवाना चाहेंगे कि अनंत कुमार अस्थाना जी हमारे साथ हैं, जो कि चाइल्ड राइट्स लॉयर इन दिल्ली हाई कोर्ट में है। सर, बहुत स्वागत आपका। साथ ही साथ निमिषा श्रीवास्तव जी हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं काउंसिल टू सिक्योर जस्टिस। मैम, बहुत स्वागत आपका। और मेरा सबसे पहला सवाल तो सर मैं आप ही के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। बाल संरक्षण की हम बात करते हैं, उनके अधिकारों की बात करते हैं, तो ऐसे में किस तरह से उनको सम्मान मिल सके और जो उनका भविष्य है वो कैसे सुरक्षित रह सके, न्याय प्रणाली में क्या व्यवस्था इसके लिए की गई है? न्याय प्रणाली में सबसे बड़ी और सबसे पहली जो व्यवस्था होती है जी, वो होती है मान्यता देने की। बच्चों के जो हित हैं जी, उनको अधिकारों के रूप में सरकारें रिकॉग्नाइज करती हैं कानून के रूप में। जी, तो वहाँ से शुरुआत होती है। बहुत सारे कानून समय समय पर आते रहते हैं, जिसमें मौजूदा समय की जो ज़रूरतें हैं, जो चुनौतियाँ हैं बच्चों की, जो सामने आती रहती हैं, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। और रिकॉग्निशन के बाद जो दूसरा स्टेज है कि उस मान्यता के बाद आप कौन सी प्रक्रियाएं गढ़ते हैं और कौन से लाभ बच्चों के लिए आप सृजित करते हैं। जैसे 2020 में केंद्र सरकार ने एक नियम बनाया जिसमें मुआवजे के अलावा कई मामलों में बच्चों को तुरंत, अपराध होने के बाद तुरंत किसी तरह की आर्थिक मदद की जरूरत होती थी। तो 2020 में नियम बना करके पॉक्सो एक्ट के तहत स्पेशल रिलीफ की व्यवस्था की गई। तो वो जरूरत की पहले मान्यता दी गई और फिर उसको उपलब्ध कराया गया। इस तरीके से काम किया जाता है। जी। और ऐसे में निमिषा जी, आपका रुख कर रहा हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं कि जैसे हम बाल संरक्षण की तो हम बात कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जब हम देख रहे हैं न्याय व्यवस्था बहुत तेज गति से इसमें सुचारू की जा रही है। हमने देखा है कि अभी कुछ कानूनों में बदलाव भी देखने को मिला है 1 जुलाई से। ये बदलाव क्या कहते हैं? क्या इससे उनके जीवन में क्या कोई बड़ा बदलाव आता हुआ नजर आएगा? देखिए, जीवन में जो बदलाव आएंगे बच्चों के, वो देखने में तो थोड़ा हमको समय लगेगा जी। और कोई भी जो नया एक न्याय होता है, अधिनियम जिसको हम बोलते हैं जी, वो उसका हमको ये असर देखने के लिए थोड़ा समय लगता है जी, उसके जी, आने जी। के बाद। लेकिन कुछ जो एक मैं कहूँगी कि अच्छी जो चीज़ें हुई हैं, जो हमारा लर्निंग है पिछले 50-60 सालों से, जब से ये सोच शुरू हुई है कि भाई बच्चों के लिए हमको एक अलग से सोच रखनी चाहिए हमारी पूरे के पूरे एक सारी न्यायिक कार्य प्रणाली में। तो उसमें एक उदाहरण के तौर पे मैं बताऊंगी कि जो शब्द है चाइल्ड या बालक, उसका इस्तेमाल किया गया। इसके पहले जो इंडियन पीनल कोड था, जिसकी जगह पर भारतीय न्याय संहिता लाई गई है, BNS, तो BNS लाया गया है, तो उसमें चाइल्ड शब्द का इस्तेमाल हुआ है और चाइल्ड को डिफाइन किया गया है कि 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति जो है वो एक बच्चा है। तो जैसे कि पहले के कानून में कहीं पे माइनर लिखा था, कहीं पे लिखा था पर्सन अंडर 14, किसी चीज के लिए लिखा था पर्सन अंडर 16। फर्ज करिए एक आप थोड़ा सा भयावह उदाहरण है, जैसे गैंग रेप का जो फॉर एग्जांपल जो प्रोविजन था, तो उसमें जैसे 2 अलग अलग थे कि पहले 16 साल के अंतर्गत अलग पनिशमेंट थी, 12 साल के अंतर्गत अलग जो थी वो पनिशमेंट थी। तो अब लेकिन ज्यादातर जगह पर एक कैटेगरी है बच्चा, और ये जो
एक जो आनंद जी ने जैसे पहचान की बात की कि रिकग्निशन, पहली बात तो ये रिकग्निशन कि बच्चा कौन है, क्योंकि अगर हम जैसे कोई 17 साल का वयस्क है जिसके साथ जिसने कोई गलती की है, उसको अगर हम सोच रहे हैं कि नहीं ये बच्चा नहीं है, ये तो ऑलमोस्ट ये तो अडल्ट हो गया है, लेकिन ये कानून का ये मानना कि ये बच्चा है ये बहुत जरूरी है। तो ये एक काफी मुझे लगता है जो पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है नए लॉज में, जिसका हमको थोड़े समय में असर देखने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। आनंद जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि सुधार और संरक्षण पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। न्यायिक प्रणाली में जब हम बात करते हैं तो न्यायिक प्रणाली में इसको किस तरह से, इसकी जो प्रोसीजर इसका होता है वो कैसे होता है, और अगर अपराधों की श्रेणी में अगर हम देख रहे हैं इसको, तो वहां पर किस तरह से बाल संरक्षण को लेकर तमाम जो अहम कदम है वो उठाए जा रहे हैं? कई चीजें हैं जो की गई हैं पिछले कुछ सालों में, जैसे अलग अलग जगहों पर बच्चों से जुड़े प्रावधान कानून में आप भारतीय न्याय संहिता में ही देख लें तो पूरा एक नया चैप्टर है, अलग से महिलाओं और बच्चों का एक चैप्टर है, राइट जी। तो उससे बहुत आसानी सृजित होती है जिनको उन कानूनों को पढ़ना है और काम करना है। तो जो जज हो गए, जो पुलिस ऑफिसर हो गए, जो पब्लिक हो गई, उनको पूरा कानून की किताब खोल करके और उसमें से अपने काम के प्रावधान ढूंढने की जरूरत नहीं है, उनका एक स्पेशल चैप्टर है जी। एक बहुत बड़ी समस्या रहती थी कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग उम्र का उल्लेख था, कहीं 14 लिखा हुआ है, कहीं 16 लिखा हुआ है। तो अब वो एक बड़ा बदलाव ये किया गया है कि सब जगह स्पष्ट कर दिया गया है कि 18 साल की आयु ही वो आयु है जिसके नीचे के लोग बच्चे माने जाएंगे। तो इससे आसानी हुई है। तीसरी चीज ये हुई है कि कौन सी कोर्टों में मुकदमे चलेंगे, इसको लेकर के अलग अलग कानूनों में, केवल इन 3 कानूनों में ही नहीं, और भी दूसरे कानून जहां जहां पर कोर्टों का सृजन किया गया है, ये स्पष्ट कर दिया गया है कि कौन सी कोर्ट, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कोर्ट होती है बाल न्यायालय, चिल्ड्रन कोर्ट जी। तो अब ये स्पष्ट हो गया 2021 में जो जे एक्ट में अमेंडमेंट आया उसके माध्यम से कि अगर बच्चों के खिलाफ कोई भी मुकदमा होगा तो वो अलग अलग कोर्टों में न चल करके वो बाल न्यायालय में ही चलेगा। और चौथी चीज जो की गई वो की गई कि प्रक्रियाएं जो हैं वो स्पष्ट की गई। जहां कहीं डाउट है किसी भी तरीके का तो उसको स्पष्ट किया गया है अलग अलग कानूनों में। केवल जो अभी 3 कानून आए हैं केवल हम उन्हीं की बात नहीं कर रहे हैं जी। उसके अलावा भी जो और कानून है उसमें भी बहुत सारी प्रक्रियाओं को स्पष्ट किया गया है ताकि काम करने वाले लोगों को पता रहे कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। बिल्कुल। हाँ, इसके अलावा जब कभी किसी तरह का कोई प्रश्न उठता है तो हमारे न्यायालय हैं जो समय समय पर इस तरह के विषयों को स्पष्ट करते हैं और गाइडेंस देते हैं, सबके लिए स्पष्टीकरण देते हैं। और वहाँ से भी कोई कसर रह जाती है तो सरकारों के पास प्रशासनिक स्तर पर बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं जिनका प्रयोग करके वो दिशा निर्देश, गाइडलाइंस वगैरह जारी करते हैं। इस तरीके से काम किया जाता है जी। निमिषा जी, बाल सुधार गृह हम देख रहे हैं कि इसमें भी अलग अलग बोर्ड्स बनाए जाते हैं। जब इस तरह की कोई गतिविधियां होती हैं तो वहां पर देखने को मिला है कि बच्चे जब वहां पर जाते हैं तो वहां पर किस तरह का प्रोसेस जो है वो फॉलो किया जाता है जिससे बच्चों को आने वाले समाज के लिए ज्यादा उनको वहां पर शिक्षा दी जा सके, दीक्षा दी जा सके कि आने वाले समय के लिए वो तैयार हो पाए, भविष्य के लिए तैयार हो पाए। जी, बाल सुधार गृह जिसको कानून में ऑब्जर्वेशन होम भी बोला गया है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है जिसको जो उन बच्चों की कार्रवाई करता है जिन बच्चों के खिलाफ इल्जाम है कि उन्होंने कोई कानून तोड़ा है। बाल सुधार गृहों में मुझे लगता है कि काफी काम हो रहा है, होता आया है। ऐसा नहीं है कि और काम करने की जरूरत नहीं है, जरूरत है, लेकिन एक हम डेफिनेटली हम ये देख रहे हैं कि मंशा जो है सारे अलग अलग, चाहे आप न्यायिक जो पूरी जुडिशरी जो है उसको देखें या आप सरकार देखें, तो उनकी मंशा है कि भाई हम और बेहतर किस तरीके से हम इस तरीके का सेटअप बनाएं कि बच्चे वहां पर आके कुछ सीखें और उनके लिए एक ऐसा हम स्पेस बनाएं कि वो इस तरीके से बाहर समाज में जा सकें कि वो एक प्रोडक्टिव सिटीजन बन पाए और वो दोबारा गुनाह की राह पे ना चले। तो उसके ऊपर मुझे लगता है कि अलग अलग एक एजुकेशन के लिए स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काफी फोकस है कि वोकेशनल ट्रेनिंग बच्चों की हो। इसके लिए काफी सारे अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं। जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है खासकर जो 2015 में आया गया था,
तो उसमें ये रिकग्निशन भी था। एक जुवेनाइल जस्टिस फंड जो है वो सेटअप करने की बात हुई थी, और सारे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको भी बोला गया था कि आप सब एक जुवेनाइल जस्टिस फंड सेटअप करिए, जिसमें कि बच्चों की ये कार्यशाली, ये कुशलता बढ़ाने के लिए, बच्चों की मदद करने के लिए आप अलग से फाइनेंशियल पैसा मुहैया करिए। तो ये सारे जो है ये इनिशिएटिव हुए हैं और इनके ऊपर काम जारी है, और काम की जरूरत है, लेकिन वो काम जो है वो हो रहा है, और वो मंशा जो है वो डेफिनेटली नजर आती है। बिल्कुल। आनंद जी, जैसे आपने एक लंबा कार्यकाल रहा है, बहुत सारे आप इस तरह के केसेस भी आपके सामने आए होंगे, क्या अलग अलग केसेस अभी तक आपने जो है वो हैंडल किए होंगे, और उसमें आपको क्या लगता है कि वहां पर किस तरह की जो हम कह सकते हैं कि वहां पर संशोधन है उसकी जरूरत हो सकती है? देखिए, एक बहुत बड़ा जो मुद्दा है देश में, समाज के सामने, वो है बच्चों के खो जाने का, मिसिंग चाइल्ड। ये बहुत बड़ी समस्या है, और हमने बहुत लंबे समय तक मुकदमे किए उसमें। और जो जरूरत समझ में आती है वो ये है कि हमारी व्यवस्था में इतनी रफ्तार आए कि मिसिंग चाइल्ड का केस रिपोर्ट होते ही तुरंत कार्रवाई हो। बिल्कुल। क्योंकि अगर जरा सा डिले हो गया तो वो 3-4 घंटे में ही बच्चा हमारी पहुंच से बाहर आता। तो एक संघर्ष तो ये है कि हम अपनी व्यवस्था को इतना मुस्तैद बना पाए कि वो इमीडिएट रिस्पांस करे थाने में मामले की रिपोर्टिंग होते ही। ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। और जो दूसरी चुनौती हम लोग देखते हैं, जिसको पूरी व्यवस्था मिल करके डील कर रही है, कि बहुत बड़ा तंत्र है, पुलिस है, सोसाइटी है, लीगल एड के इंस्टीट्यूशंस हैं, लॉयर्स हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ऑफिस है, मजिस्ट्रेट हैं, फोरेंसिक लैब्स हैं, बहुत सारा टेक्निकल काम होता है एविडेंस कलेक्शन के टाइम पर। तो इन सब का जो समन्वय है वो जितना स्मूथ होगा उतने ही फास्ट रिजल्ट आएंगे। बिल्कुल। तो हम अपने अनुभव के आधार पर ये कह सकते हैं कि एक ये विषय बहुत प्राथमिकता पर है। और दूसरा जो पिछले कुछ सालों में जिस पर बहुत ज़्यादा संवेदना देखने में आती है वो ये है मुआवजा। जो बच्चे हैं जिनके साथ कुछ गलत हो गया, क्राइम हो गया उनके साथ, सेक्सुअल क्राइम हो या किसी और तरह का क्राइम हो, उनको कैसे मुआवजा मिले, ताकि और उस मुआवजे का टाइमली रिएम्बर्समेंट, इसको लेकर के न्यायपालिका में और सरकार में दोनों में काफी संजीदगी देखने को मिलती है। बहुत सारे मुकदमे इसी चीज पर चलते हैं कि बच्चों को जल्दी से जल्दी, वो बच्चे जिनके साथ कुछ क्राइम हो गया है उनको जल्दी से जल्दी मुआवजा मिले। इसमें कहीं ना कहीं जो देखने में आती है चिंता, कई लोगों को पता नहीं होता है, जानकारी नहीं होती है। तो एक तीसरा विषय जिस पर बहुत काम हो भी रहा है, जैसे दिशा जो है अपना प्रोग्राम, ये उसी जरूरत को पूरा करता है कि समाज के जो अलग अलग अंग हैं उनको कानूनों में है क्या, इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि किस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने क्या कानून बनाया है, उस कानून में किस तरह का फायदा है, उस फायदे को लेने की प्रक्रिया क्या है। तो अवेयरनेस जितनी ज़्यादा होगी, चाहे वो समाज हो, चाहे वो कम्युनिटीज़ हो, चाहे वो सेवाओं को देने वाले लोग हों, केवल अशिक्षित वर्ग को अवेयरनेस की ज़रूरत है ऐसा नहीं है। मेरा मानना ये है और ये अनुभव भी है कि जिस रफ्तार से कानून बदल रहे हैं, जिस तरीके से समस्याएं आ रही हैं और उनको कानून बना करके रिजॉल्व किया जा रहा है, अवेयरनेस बहुत बड़ी जरूरत के तौर पे निकल करके आया है। और निश्चित तौर पर आनंद जी आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जागरूकता बहुत जरूरी है और समाज के कल्याण के लिए, समाज के विकास के लिए जो जागरूकताएं चलती हैं उसी से लोग जागरूक होते हैं और आने वाले समय में भविष्य में अपने आप को एक बेहतर इंसान और बेहतर कल की कल्पना जो है वो कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। इसी पर हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। चाचा प्रणाम। प्रणाम। चाचा ड्यूटी जा रहे हैं, बिटिया का ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी बेटी हमारी बेटी। जाओ बिटिया। ओए होए कहाँ चली?
मेरा नाम गीता है। मैं छेड़छाड़ से परेशान हूँ, मेरी मदद कीजिए। भारत में कई ऐसे कानून हैं जो महिलाओं एवं बच्चों के सशक्तिकरण एवं संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। अगर आपको और सहायता की जरूरत है तो कानूनी सलाह के लिए लीगल एडवाइस को चुनें और कोर्ट में वकील के प्रतिनिधित्व के लिए लीगल असिस्टेंस पर क्लिक करें। अगर आपको अब भी किसी मानवीय सहायता की जरूरत है तो आप हमारे इस टेली फैसिलिटेशन सर्विस के तहत IVRS बेस्ड हेल्पलाइन सॉल्यूशन को चुन सकती हैं। इसके लिए आप 14454 डायल करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आशीष आपकी किस तरह से सहायता कर सकता हूँ? मेरा नाम गीता है। मैं छेड़छाड़ से बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद कीजिए। आपके मामले को देखते हुए आपकी बात अपने काउंसलर से कराता हूँ। आप अपनी बात इनसे खुलकर कहिए। इससे आप अपने आप में आत्मविश्वास महसूस करेंगी। इसके पश्चात मैं आपको लॉयर से कनेक्ट करा दूंगा। लोगों तक न्याय की पहुंच को और आसान करने के लिए न्याय विभाग भारत सरकार की पेशकश न्याय सेतु, एकदम गोपनीय और सुरक्षित माध्यम जिसे समाज के सभी वर्गों के साथ साथ खास तौर पर दिव्यांगों, महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों सहित सभी जरूरतमंदों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। न्याय सेतु एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां कानूनी जानकारी, टेली लॉ और न्याय बंधु की सभी सेवाओं का है समागम। न्याय सेतु, सभी होंगे अब और सशक्त। न्याय पाने की राह अब होगी आसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बाल अधिकारों के सम्मान की। तो साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से बाल अधिकारों के बारे में लोगों को जिस तरह से जागरूक होना चाहिए, क्या कुछ उसके नए आयाम निकलकर सामने आ रहे हैं, इस पर हमारा फोकस है। और किस तरह से उनके जीवन में जो तकलीफें हैं उसको कैसे दूर किया जाए, इसके लिए हम देख रहे हैं कि जो न्याय विभाग है वो तेज गति से काम करता हुआ नजर आ रहा है और न्याय प्रक्रिया जो है उसको और ज्यादा सुचारू रूप से उसको सशक्त करके, उसको मजबूत करके आगे की प्रणालियों को और ज्यादा दुरुस्त किया जा रहा है। इसी पर हम आज चर्चा भी कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले आनंद जी से हमने बात की, अब हम निमिषा जी का रुख कर लेते हैं। निमिषा जी, ब्रेक पर जाने से पहले हमने जागरूकता को लेकर बात कर रहे थे। क्या ऐसी कमियां अभी आपको नजर आती हैं जो सोसाइटीज में हैं और जिनको और ज्यादा दुरुस्त करने की जरूरत है? मैं कमियां शब्द का इस्तेमाल शायद नहीं करूंगी। मैं ये कहूंगी कि हम लोगों ने काफी हद तक लोगों में जागरूकता आई है और ये हमारी जिम्मेदारी है, सिविल सोसाइटी की तरह से सरकार डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है जो कि माना जा रहा है। तो ये जैसे कुछ चीजें हैं और ये भी बात है कि न्याय आते हैं और बदल भी जाते हैं। जैसे अमेंडमेंट की बात की आनंद जी ने कि जैसे कि वो स्पेशल रिलीफ की बात कर रहे हैं। पोक्सो एक कानून है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ये कानून जो आया वो 2012 में आया है। 12 साल हुए हैं। 12 साल में काफी सारा इसके ऊपर काम हुआ है। लेकिन आज भी मैं देखती हूँ कि बिल्कुल अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जो हैं उनको भी मालूमात नहीं है इस कानून के प्रावधानों के बारे में कि एक्चुअली इस कानून में हर तरह के बाल यौन शोषण का अलग अलग तरीके से एक डिस्क्रिप्शन किया गया है ताकि किसी भी तरह की का जो गलत काम है वो किसी बच्चे के साथ किया गया हो तो आपके पास एक कानून है जिसके अंतर्गत आप जाके एक रिपोर्ट कर सकते हैं। पुलिस की जिम्मेदारी है कि आपकी वो FIR लें। अगर आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो पहली बात तो ये कि अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं और बच्चे के साथ बहुत हिंसा हुई है तो कोई भी हॉस्पिटल आपको मना नहीं कर सकता है कि हम मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं देंगे आपको। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं आपको तुरंत मेडिकल ट्रीटमेट मिलेगा और साथ ही साथ जो है वो कानूनी कार्यवाही पूरी की जाएगी। और साथ तो नए कानूनों के जरिए हम ये भी देख पा रहे हैं कि ये निःशुल्क है। मतलब हम ये इसको भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी जो पीड़ित पक्ष है या जो पीड़ित है उसको न्याय दिलाने के लिए उस प्रक्रिया में ये बहुत मददगार साबित हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो ट्रीटमेंट आप जाएंगे सरकारी अस्पतालों में या प्राइवेट अस्पतालों में एटलीस्ट जो शुरुआती है वो बिल्कुल निःशुल्क है। और आगे के लिए भी जो मुआवजे की बात है कि आगे
भी जो आपको मुश्किलात हो रही हैं कि कई बार हम देखते हैं कि बच्चों की जो पढ़ाई है वो छूट जाती है, कुछ बहुत बुरा हादसा होता है उनके साथ, गरीब माँ बाप होते हैं, उनको अपना घर शिफ्ट करना पड़ता है, तो वो उनकी पढ़ाई छूट जाती है, तो इस सब के लिए अच्छा खासा मुआवजा दिया जाता है। इवन जो ट्रायल है उसके दौरान कोई जरूरत नहीं है आपको कि आप ट्रायल के अंत का आप इंतजार करें, लेकिन ये चीजें जो है ये अभी थोड़ा सा ये है कि हर तरफ ये जो जानकारी है ये हम नहीं फैला पाए हैं, तो वो उसके लिए काम जारी है सरकार का भी और समाज का भी, और साथ में मिलकर ये काम हमको जारी रखना है। बिल्कुल। आनंद जी, आपका रुख करूंगा। जैसा कि हमने देखा कुछ आंकड़े रखना भी जरूरी है जिससे लोग और ज्यादा इसको समझ पाएं कि 2014 में हमने देखा कि 66% इस तरह के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि साल दर साल आगे बढ़ते हुए वहां पर इन जो अपराध हैं उसकी श्रेणी में भी जो परसेंटेज है वो काफी कम हुआ है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो स्थितियां रही हैं उस पर जो कानून व्यवस्था उसने बहुत अच्छे से काम किया, और जो न्याय प्रणाली है उससे इंसाफ की जो दरकार थी वो बहुत तेज गति से हुई। इससे ये जो आंकड़े हैं वो बहुत कम होते हुए नजर आए। देखिए, दो तरीके से आंकड़ों को देखा जा सकता है। अगर आप देखें रिपोर्टिंग, जी राइट, तो रिपोर्टिंग बढ़ी है जी। अब इस आंकड़े को आप कैसे समझेंगे? रिपोर्टिंग थानों में होती है, अगर नागरिकों का भरोसा नहीं है जी न्याय व्यवस्था में तो लोग सामने आकर के रिपोर्टिंग नहीं करते। बिल्कुल सही। तो ये जो आंकड़ा बढ़ रहा है कि अपराधों की रिपोर्टिंग, ये दिखाता है कि व्यवस्था में नागरिक भरोसा करने को तैयार है, उनको उम्मीद है, तो कहीं ना कहीं एक खुशखबरी भी है जी। सरकार की तरफ से भी बहुत सारे प्रयास होते हैं, बहुत सारे आपराधिक मामले आप देखिए वो समझौते से खत्म कर दिए जाते हैं, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में या जो कस्बाई इलाके हैं जहां पर बहुत ज़्यादा प्रशासन की मौजूदगी उतनी मजबूत नहीं होती है, वहां अपराध करने वाला दबाव डाल करके अपराध के पीड़ित को मजबूर कर देता है समझौता करने के लिए जी। अभी आप नए कानूनों का जिक्र कर रहे थे, तो नए कानूनों में एक प्रावधान हम देख रहे थे जो हमको बहुत अच्छा लगा जी। अगर बच्चों के विरुद्ध कोई क्राइम होगा तो जो समझौते की गुंजाइश है वो खत्म है, राइट। आपको मुकदमा कोर्ट में फेस करना पड़ेगा और कोर्ट से जो सजा मिलेगी वो आपको भुगतनी पड़ेगी। आप कोर्ट में भी खड़े होकर के जज साहब से ये नहीं कह सकते कि साहब मैं समझौता कर लूंगा इसमें, क्योंकि सबको पता है कि समझौते में जो नुकसान होता है वो विक्टिम पक्ष का ही ज्यादा होता है, खास तौर से जिस तरह की परिस्थितियां होती हैं समाज में जहां एक पक्ष मजबूत है दूसरा पक्ष कमजोर है, एक पक्ष ज्यादा धनी वर्ग से आता है दूसरा पक्ष जो है वो गरीब पक्ष से आता है। ये दो चार चीजें हैं जो आंकड़े पढ़ते वक्त हमको बिल्कुल ध्यान में रखने होंगे, और जरूरी नहीं है कि वो हर आंकड़ा नीचे ही आए, कुछ आंकड़े ऊपर भी बढ़ेंगे और वो क्यों बढ़ रहे हैं वो हमको समझना पड़ेगा। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि आंकड़े जो हैं वो साल दर साल हम देख रहे हैं कि उनमें ये कमियां भी नजर आ रही हैं कि जो सरकार के द्वारा जो चलाई गई तमाम योजनाएं हैं और जिस तरह से न्याय प्रक्रिया में बहुत तेज गति से जो बदलाव हुआ है वो बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। तो अब हम अपने इस पूरे कार्यक्रम के आखिरी चरण में आ चुके हैं, तो अब हम चाहेंगे कि आप दर्शकों से या बाल अधिकार के जो सम्मान की जिनकी हम बात कर रहे हैं, निमिषा जी आपका फाइनल कमेंट और उसके बाद आनंद जी आपके पास आऊंगा। मैं ये कहना चाहूँगी कि हम कानूनों में बदलाव लाए हैं, उसमें ये सोच आई है कि जो बच्चा है वो बच्चा है, ये देखना ये एक खुशखबरी है, ये खुशी की बात है। लेकिन अब ये भी हमको ध्यान में रखना है कि ये जो कानून अब आ गए हैं और जो कानून है पहले से, हमारा संविधान जो बताता है बच्चों के लिए कि हम अलग से प्रावधान करें और ध्यान रखें कि जो बच्चों की एक नाजुक उम्र है उसको हम किस तरीके से उसके पूरी तरीके से बच्चों को फलता फूलता देखें, उसके लिए हमको क्रियान्वयन पर काम करना है। हमको ये बिल्कुल इंश्योर करना है कि जो हमारी पुलिस है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है इन कानूनों के ऊपर, उसको पता है कि एक बच्चे के साथ कोई भी क्राइम हुआ है या बच्चे ने क्राइम किया है तो एक अलग प्रक्रिया है, उसको मालूम होना चाहिए, ये न्यायपालिका को भी मालूम होना चाहिए, सरकार को भी मालूम होना चाहिए, और ये सारे जो प्रावधान है हमारे अलग अलग कानूनों में ये सब अच्छी तरीके से क्रियान्वयन के ऊपर अब हमको फोकस करना है, और हमको ये डेफिनेटली इंश्योर करना है कि जो बच्चे हैं हमारे सिस्टम में जो आए हैं उनकी हम आवाज सुन रहे हैं अच्छे से कि नहीं। तो इसी बात पे मैं अंत करना चाहूंगी। बिल्कुल। आनंद जी आपका संदेश। हाँ, हम मेरा जो काम है वो ये है कि हम बच्चों के लिए वकालत करते हैं, बच्चों के लिए बतौर वकील के तौर पर जी। तो हम यही लोगों से कहना चाहेंगे कि जब भी वो व्यवस्था के साथ एंगेज करें,
ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि सरकार जब कानून बनाती है तो वो अधिकार दे रही होती है। तो अगर आप किसी थाने में गए हैं तो वहां हाथ जोड़ करके विनय नहीं करना है कि हमारी एफआईआर लिख लीजिए जी। आपके साथ क्राइम हुआ है तो उस थाने की जिम्मेदारी है कि वो आपका एफआईआर, तो एफआईआर का भी आ गया है तो जी, तो मांगना नहीं है हाथ जोड़ करके, बिल्कुल सही है। अधिकार के तौर पर डिमांड करना है कि मुझे ये व्यवस्था, ये लाभ सरकार ने अगर दिया है और आप उस लाभ को देने का जरिया हैं तो जिम्मेदारी समझ करके हमको दीजिए। बिल्कुल। और इसका माध्यम केवल और केवल अवेयरनेस है। जितना अच्छी तरीके से आप जानेंगे सरकार के द्वारा बनाए कानूनों में नागरिकों के लिए क्या दिया गया है, उतनी ही मजबूती से आप उसको डिमांड कर पाएंगे। बिल्कुल। आई थिंक इसलिए जरूरी है कि नागरिक जाने कि इन कानूनों में लिखा क्या जा रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये जानना बहुत जरूरी है और इसी के लिए जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो तमाम न्यायिक प्रक्रिया है उसमें बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं की गई हैं आपके लिए, आपके हक के लिए, आपके अधिकारों के लिए और आपके अपनों के लिए। तो आगे बढ़िए और इस जागरूकता में आप भी आगे बढ़िए और अपने आप को, अपने अधिकारों के सम्मान के लिए आप इस पूरी सोसाइटी में जो हम देख रहे हैं कि जो तमाम यहाँ पर अलग अलग मापदंड रखे गए हैं उसमें आगे बढ़ते हुए अपने आप को एक बेहतर नागरिक और एक बेहतर भविष्य बनाने की जो परिकल्पना है उसको आप संकल्प से सिद्धि तक पहुंचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी आपका, निमेशा जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और यहाँ बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।